हेलो गाइस। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है करंट अफेयर सीरीज के 3 आर्टिकल जो हम डिस्कस करते हैं उसमें का। आज के हमारे 3 आर्टिकल है, उसमें के 2 आर्टिकल नवंबर मंथ के हैं और एक आर्टिकल दिसंबर मंथ का है। इन 3 आर्टिकल में से पहला आर्टिकल है स्पेस डेब्रिस के ऊपर, दूसरा आर्टिकल है साउथ एशिया को COP30 जो हुई थी रिसेंटली ब्राजील में, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, और जो थर्ड आर्टिकल है इंडिया और भूटान के बीच में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो कोलैबोरेशन है उसके ऊपर हम तीनों आर्टिकल विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो है वो है स्पेस डेब्रिस के ऊपर। आर्टिकल का जो नाम है, न्यूज का जो नाम है वो है प्रोटेक्टिंग एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम डेडली स्पेस डेब्रिस। इसे बोलते हैं MMOD, जो हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। हम सबको पता होगा कि आउटर स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। आजकल वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं और इसके वजह से जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कोलाइड भी होते हैं और जिसके वजह से स्पेस डिब्रीज वहाँ पे क्रिएट होती है और जो एस्ट्रोनॉट्स हो गए या सैटेलाइट हो गए उनके लिए वो डेंजरस होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। देखो, इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है वाई स्पेस डेब्रीज इज सीरियस थ्रेट। जो स्पेस डेब्री है सीरियस थ्रेट क्यों है? अब देखो, स्पेस अराउंड अर्थ इज नो लॉन्गर एम्प्टी, यानी जो स्पेस है वो एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स है, अलग अलग देशों ने यहाँ पे सैटेलाइट्स भेजे हैं। जैसे भारत की तरफ से इसरो बहुत सारे सैटेलाइट भेजती है, यूएसए में नासा है और अन्य कोई ऐसी संस्था है जो सैटेलाइट भेजती है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स बोथ नेचुरल एंड मैनमेड। अब देखो, स्पेस में सिर्फ मैनमेड ही ऑब्जेक्ट्स नहीं है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में क्या रहेंगे? जैसे कि एस्टेरॉइड्स रहेगा, कोमेट्स रहेगा, और इसके वजह से जो कुछ कोलिजन के बाद जो भी डेब्रिस क्रिएट होती है वो भी रहते हैं नेचुरल में। इवन टाइनी पार्टिकल कैन कॉज कैटास्ट्रोफिक डैमेज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई स्पीड। अब देखो, स्पेस में जो डेब्रिस होती है उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसके वजह से छोटा सा भी पार्टिकल होगा, चाहे वो मिलीमीटर साइज का क्यों ना हो, लेकिन अगर कोलाइड होता है किसी सैटेलाइट के ऊपर या एस्ट्रोनॉट्स को, तो उसके वजह से काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें इस आर्टिकल में कहा गया है विद इंक्रीजिंग सैटेलाइट स्पेस मिशन एंड ह्यूमन स्पेस लिफ्ट द रिस्क इज राइजिंग रैपिडली। अब ह्यूमन स्पेस लिफ्ट ज्यादा हो रही है, स्पेस मिशन है, सैटेलाइट्स है, तो इसके वजह से इसकी संख्या बहुत बढ़ रही है दिन ब दिन, जिसकी वजह से इसकी रिस्क भी बढ़ रही है। अब स्पेस डेब्रिस होती क्या है, हम इसे डिस्कस करेंगे। स्पेस डेब्रिस रिफर्स टू ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स इन अर्थ ऑर्बिट दैट नो लॉन्गर सर्व एनी पर्पस। जो भी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी सैटेलाइट्स हो गए या एक्सप्लोडेड रॉकेट हो गए, और जो भी सैटेलाइट के बीच में जब कोलिजन होता है उसमें की जो डेब्रिस हो गई, या एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट हो गई, उसमें से जो भी डेब्रिस होती है ये ह्यूमन डेब्रिस होती है। ये जो ह्यूमन डेब्रिस है स्पेस डेब्रिस होती है। ऑल दिस एक्टिविटी कंटिन्यूसली एडेड डेब्रिस टू अर्थ ऑर्बिट। अब ये जो एक्टिविटी कंटिन्यूसली होती रहती है और जिसकी वजह से अर्थ ऑर्बिट में जो स्पेस डेब्रिस है वो क्रिएट होती रहती है, बढ़ती रहती है। अब इसमें MMOD जो हमने बोला था, अब इसको विस्तार में देखते हैं। MMOD क्या है? MMOD को कहते हैं माइक्रो मेटेरॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस। देखो, माइक्रो मेटेरॉइड्स क्या रहता है? ये नेचुरली ऑफरिंग पार्टिकल रहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था एस्टेरॉइड, कोमेट्स, जो वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। माइक्रो का मतलब हमें समझ में आता है कि माइक्रो यानी बहुत टाइनी पार्टिकल, मेटेरॉइड्स यानी जो मेटेरॉइड से जो टाइनी पार्टिकल निकलते हैं, यानी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो एस्टेरॉइड और कोमेट से। इसे बोलते हैं माइक्रो मेटेरॉइड्स और ये नेचुरली ऑकरिंग पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत स्मॉल होते हैं लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं। इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, और छोटा सा भी अगर वो किसी सैटेलाइट पे कोलाइड होता है तो एक्सीडेंट ये बहुत बड़ा हो सकता है। अभी माइक्रो मेटेरॉइड के बाद दूसरा होता है ऑर्बिटल डेब्रिस। ऑर्बिटल डेब्रिस ये मैनमेड पार्टिकल रहते हैं, रिजल्ट फ्रॉम सैटेलाइट ब्रेकअप्स, कोलिजन, एक्सप्लोजन। जैसे कि सैटेलाइट का ब्रेकअप होता है या किसी सैटेलाइट के बीच में कोलिजन होता है या एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से जो डेब्रिस क्रिएट होती है स्पेस में,
इसे कहते हैं ऑर्बिटल डेब्रिस। यानी एमएमओडी में दो चीजें आती है, एक आती है माइक्रोमेटेरॉइड्स और दूसरी है ऑर्बिटल डेब्रिस। माइक्रोमेटेरॉइड ये नेचुरली ऑकरिंग है, एस्टेरॉइड और कोमेट से मिलती है, और ऑर्बिटल डेब्रिस ये मैनमेड रहती है। अभी हम देखते हैं साइज क्या रहेंगे एमएमओडी की। देखो साइज रहती है माइक्रोन से, यानी डस्ट साइज टू फ्यू मिलीमीटर्स। इसकी स्पीड कितनी रहेंगी? इसकी स्पीड रहती है 11 किलोमीटर पर सेकंड टू 72 किलोमीटर पर सेकंड। इवन अ पार्टिकल स्मॉलर देन ग्रेन ऑफ राइस कैन क्रैक स्पेसक्राफ्ट विंडोज, डैमेज सोलर पैनल्स। देखो जो भी स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल रहेंगे या स्पेसक्राफ्ट का विंडो रहेगा, उसको एक टाइनी ग्रेन जितना भी जो भी स्मॉलर डिब्री पार्टिकल होगा ये भी कोलाइड हुआ तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। ये डिस्ट्रॉय क्रिटिकल ऑनबोर्ड सिस्टम भी करता है। अभी इसका हाई स्पीड क्या है, उसका एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है। ऑब्वियस बात है कि जो भी डेब्रीज रहेंगी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। अभी रियल एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली एक चाइना का स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था शेंजो 20। इस ये प्रभावित हुआ एक्सीडेंट से। इसकी वजह से क्या हुआ, जो विंडो रहती है उसकी रिटर्न कैप्सूल की, जो स्पेसक्राफ्ट की, वो उसके ऊपर क्रैक्स आ गए। अब वो जो कैप्सूल है ये अब यूजेबल नहीं है क्रू ट्रेवल्स के लिए। तो देखिए एक छोटा सा एक्सीडेंट, एक बहुत छोटा सा जो पार्टिकल है वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट करता है, और जिसके वजह से जो स्पेसक्राफ्ट है या जो कैप्सूल्स रहती है जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए या स्पेसक्राफ्ट में, वो भी अभी डैमेज हो गई है। ये चाइना की शेंजो 20 नाम का स्पेसक्राफ्ट है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस डेब्रिस कहाँ मिलता है? देखो मेजोरिटी ऑफ डेब्री ये कहाँ कॉन्सेंट्रेट होती है? ये होती है अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड है वो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है, और ये हेवीली यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन स्पेस मिशन। ये तो तीन चीजें हैं। एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन, थर्ड होता है ह्यूमन स्पेस मिशन। इसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट जिसका एल्टीट्यूड की रेंज होती है 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में, यहाँ पे एम एम ओ डी जैसे जो भी स्पेस डेब्रिस होती है, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इसकी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। अभी जो फैक्ट है इसमें कहा गया है कि 34,000 ऑब्जेक्ट्स लार्जर देन 10 सेंटीमीटर आर ट्रैक, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एग्जिस्ट। देखो मिलियंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं स्पेस में आज। तो एक छोटा सा भी फ्रेगमेंट अगर कोलाइड होता है तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, यानी ये कितनी बड़ी रिस्क की बात है। अब देखो स्मॉल डिब्रीज जो है वो ट्रैक करना मुश्किल है, कॉज बिलियंस ऑफ टाइनी इम्पैक्ट्स ओवर टाइम। व्हाई स्पेस डेब्रिस इंक्रीजिंगली डेंजरस? देखो इसमें केसलर सिंड्रोम रहता है। केसलर सिंड्रोम में ये कहा गया है कि चेन रिएक्शन रहती है, वन कोलिजन क्रिएट्स डेब्रिस, दैट डेब्रिस कॉज फर्दर कोलिजन। देखो अगर मान लो दो सैटेलाइट का कोलिजन हुआ तो कुछ डेब्रिस क्रिएट होंगी, उस डेब्रिस का फिर से अगर मान लो किसी और के साथ कोलिजन हुआ तो और डेब्रिस क्रिएट होंगी। तो ये डेब्रिस, ये स्पेस डेब्रिस है, ये कंटिन्यूसली क्रिएट होती रहती है, इसे बोलते हैं केसलर सिंड्रोम। अभी इसमें कहा गया है कि ये डेंजरस क्यों है? मोर सैटेलाइट मोर डेब्रिस मोर कोलिजन लीड्स टू केसलर सिंड्रोम, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये चेन रिएक्शन जैसे होती है। अभी देखते हैं व्हाट इज द रिस्क टू स्पेसक्राफ्ट। एमएमओडी इज रिस्क टू नॉट, इसकी जो रिस्क है एमएमओडी की यानी माइक्रोमेटरॉइड ऑर्बिटल डेब्रिस की, इसकी रिस्क है यूनिफॉर्म नहीं है। ये डिपेंड होती है डायरेक्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट मूवमेंट, ऑर्बिटल एल्टीट्यूड और ड्यूरेशन ऑफ मिशन। अधिकतर ये लो अर्थ ऑर्बिट में पाई जाती है। दूसरी बात है कि इसका ड्यूरेशन, मिशन का ड्यूरेशन कितना है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव होता है। और तीसरी बात है डायरेक्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट मूवमेंट। स्पेसक्राफ्ट जो होता है उसका मूवमेंट कैसे चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये सब चीजें निर्भर होती है इसके एमएमओडी के रिस्क, एमएमओडी का रिस्क इसके ऊपर निर्भर होता है। मोस्ट डेंजरस रीजन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, वेयर ट्रैवल वेलोसिटी इज हाईएस्ट। जहां पे रिलेटिवली हाईएस्ट वेलोसिटी है वहां पे अगर मान लो कोई स्पेसक्राफ्ट होगा, वहां पे इसकी रिस्क ज्यादा होती है। इवन टाइनी फ्रेगमेंट कैन कॉज कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर, लॉस ऑफ मिशन एंड थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। देखिए ये कितना बड़ा थ्रेट है यहाँ पे। इसका जो एमएमओडी का रिस्क एसेस कैसे कर सकते हैं? स्पेस एजेंसीज यूज एडवांस इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। देखो इसमें इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज किया जाता है कि एमएमओडी का रिस्क को असेसमेंट कैसे किया जाए।
सबसे पहले इसमें डेटा का यूज किया जाता है कि स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग डेटा। अभी किस रीजन में, किस लोअर ऑर्बिट में ये एल्टीट्यूड पे स्पेस डेब्रिस मिलती है, इसका डेटा कलेक्ट करना। ऑर्बिटल पाथ, ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल पाथ पे ज्यादा डेब्रिस है। स्पेसक्राफ्ट डिजाइन डिटेल्स, जो स्पेसक्राफ्ट है उसका डिजाइन डिटेल्स है, इसकी इंफॉर्मेशन, मिशन ड्यूरेशन, ये सब चीजें होती है। इससे हम इसकी रिस्क असेस कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी देखते हैं कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मान लो कोई स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस में गए होंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा कोलिजन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसके ऊपर भी ये कैलकुलेट होता है। इसका पर्पस, इफ कैलकुलेटेड रिस्क एक्सीड सेफ्टी लिमिट्स एडिशनल प्रोटेक्शन इज मैंडेटरी। अगर मान लो ये असेसमेंट में अगर ये पाया गया है कि जो रिस्क है वो सेफ्टी लिमिट से ज्यादा है तो हमें एडिशनल प्रोटेक्शन भी मैंडेटरी है इसके लिए। अभी हम देखते हैं हाउ आर स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू विथस्टैंड एमएमओडी। जो माइक्रोमीटरॉइड ऑर्बिटल डेब्रिस है उसके उसके उसका जो रिस्क है, इसके सामने स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कैसे करने चाहिए जिसकी वजह से वो रिस्क कम हो। तो सबसे पहली बात कही है पैसिव प्रोटेक्शन शील्डिंग। अब ये एक टर्म है विपल शील्ड, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि विपल शील्ड ये किस कंटेक्स्ट में यूज होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका आंसर हमें आना चाहिए कि ये स्पेस डेब्रिस के लिए यूज होती है। तो ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी वेपर शील्ड क्या होती है, इसमें होता है थिन आउटर बम्पर, एक बम्पर आउटर बम्पर होता है, एक गैप ऑफ स्पेस रहती है और अंदर एक स्ट्रॉन्ग इनर वॉल रहती है। अभी क्या रहेगा उसका आउटर बम्पर जो है वो क्या करता है, इनकमिंग डेब्रिस हिट्स आउटर लेयर। जो आउटर बम्पर को ये इनकमिंग डेब्रिस हिट करती है, डेब्रिस ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। अगर जब वो डेब्रिस हिट करेंगे आउटर लेयर को तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में वहां पे उसका डिवीजन होगा, फ्रेगमेंट होगी। लेकिन इनर वॉल जो रहती है वो काफी स्ट्रांग रहती है और इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो भी उसका इम्पैक्ट होता है डेब्री का वो एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से प्रिवेंशन होता है। ये इसे कहते हैं विपल शील्ड। विपल शील्ड इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए। अभी प्रिवेंट पेनिट्रेशन क्रिटिकल सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन कोलिजन अवॉइडेंस। एक्टिव प्रोटेक्शन कोलिजन अवॉइडेंस, use larger trackable objects larger than 10 centimeter are tracked. If collision predicted spacecraft fires thrust, slight orbit changes made। अगर जो कोलिजन है वो अगर प्रेडिक्ट किया जाता है तो अगर कर सकते हैं तो स्पेसक्राफ्ट फायर थ्रस्टर्स या ऑर्बिटल वो खुद को ही एक थोड़ा उसका ऑर्बिटल चेंज करता है जिसकी वजह से वो कोलिजन ना हो। इसके बोलते हैं डेब्रिस अवॉइडेंस मैन्यूवर, ये बोलते हैं डेब्रिस अवॉइडेंस मैन्यूवर। हाउ आर सैटेलाइट्स प्रोटेक्टेड, सैटेलाइट यूज कंबाइंड स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चरल शील्डिंग, अभी हमने जो कहा था विपल शील्डिंग, कांस्टेंट ट्रैकिंग ऑफ लार्ज डेब्रिस जिसमें डेटा कलेक्ट करते हैं लार्ज डेब्रिस कहाँ पे है और जिसकी वजह से ऑर्बिटल शिफ्ट भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। डिजाइन रिडंडेंसी टू सर्वाइव माइनर डैमेज, ऐसा कुछ डिजाइन बनाते हैं जिसकी वजह से माइनर डैमेज की वजह से भी सर्वाइव हो सके। अभी देखिए भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसके लिए जो गगनयान 3 प्रोग्राम है। अभी ये कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट रहेगा इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गगनयान एक स्टैंड अलोन ह्यूमन मिशन है। देखो ये स्टैंड अलोन ह्यूमन मिशन है, एक चैलेंज है पूरी इसके। दूसरी बात है कि यहाँ पे नो स्पेस स्टेशन सपोर्ट, यहाँ पे कुछ स्पेस स्टेशन का सपोर्ट नहीं है और इसको डॉकिंग नहीं है। डॉकिंग है ना, यहाँ पे वो वहाँ पे इधर डॉक कर सकते हैं, वो रुक सकते हैं। नो डॉकिंग फॉर इमरजेंसी हेल्प, इमरजेंसी हेल्प के लिए कुछ डॉकिंग भी नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस है, स्टैंड अलोन है, स्पेस स्टेशन का सपोर्ट नहीं है, नो डॉकिंग फॉर इमरजेंसी हेल्प। लेकिन मेजर्स क्या किए गए हैं, देखो जो प्रोटेक्शन मेजर है वो यूज ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड विपल शील्ड्स। देखो विपल शील्ड यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है गगनयान मिशन के लिए। तो यूपीएससी से पूछा जा सकता है कि विपल शील्ड गगनयान के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो यस इंपॉर्टेंट है। मिशन ड्यूरेशन ये बहुत छोटा है, अगर जितना छोटा ड्यूरेशन रहेगा उतनी रिस्क कम होती है। लेस एक्सपोजर टू डेब्रिस, रिस्क ऑफ एमएमओडी इज एक्सट्रीमली लो बट नॉट इग्नोर। देखो रिस्क तो रहेगी लेकिन हम रिस्क तो बहुत कम रहेगी लेकिन इसे इग्नोर नहीं कर सकते। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, शील्ड डिजाइन टेस्टेड एट डीआरडीओ का एक टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में, वहां पे सब ये टेस्टिंग हुई है। यहाँ पे सिमुलेटेड इम्पैक्ट अप टू 5 किलोमीटर पर सेकंड, जो भी डेब्रिस है उसका 5 किलोमीटर पर सेकंड का कुछ इम्पैक्ट रहेगा उसके ऊपर भी टेस्टिंग हुई है। इसका इंश्योर कंप्लायंस विद ह्यूमन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड इसरो डिजाइन रिक्वायरमेंट, इसका ये कंप्लायंस यहाँ पे हुआ है। अब इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑन स्पेस डेब्रिस,
देखिए, इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी है। इंटर एजेंसी यानी नासा, जाक्सा, ईएसए, इसरो, ये सब एजेंसीज है, इनका इंटर एजेंसी स्पेस डिब्री कोऑर्डिनेशन। अब जितने भी एजेंसीज है इनका एक कोऑर्डिनेशन है स्पेस डिब्री के लिए। ये यहाँ पे काम करती है। इसका रोल क्या है? डेवलप टेक्निकल गाइडलाइंस, गाइडलाइंस डेवलप करना, इंप्रूव डेब्रीज मिटिगेशन प्रैक्टिस, डेब्रीज की जो मिटिगेशन प्रैक्टिस है उसको इंप्रूव करना। इसके बाद यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, इसके भी कुछ गाइडलाइंस है। वो एक एक्चुअली यूएन का ही है, इसका नेचर वॉलेंटरी है और ये नॉन बाइंडिंग है। इसका एम क्या है? रिड्यूस फ्यूचर डिवीज, प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ आउटर स्पेस। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है? ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस इज एक्सपांडिंग। देखो इसको हम नकार ही नहीं सकते कि ह्यूमन प्रेजेंस ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मून मिशन हो गया, मार्स प्लान हो गया, कमर्शियल सैटेलाइट हो गया, देयरफॉर एमएमओडी रिस्क भी यहाँ पे बढ़ेगी। रिक्वायर एक्शन, स्ट्रिक्ट डेब्रिज मिटिगेशन नॉर्म चाहिए, बेटर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, एक्टिव डेब्रिज रिमूवल चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। देखो कोऑपरेशन चाहिए यहाँ पे, डेब्रिज मिटिगेशन नॉर्म्स चाहिए, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी चाहिए और डेब्रिज रिमूवल भी होना चाहिए। Space debris is global and growing threat है। MMOD can end mission, kill astronauts and make orbit unusable. Protection requires advanced engineering चाहिए और continuous monitoring भी होनी चाहिए। और global responsibility है ये, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सस्टेनेबल यूज, स्पेस यूज इज इसेंशियल फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। देखो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो आर्टिकल है एमएमओडी के ऊपर, इसको हमने विस्तार से डिस्कस किया है कि स्पेस डेब्री कितनी थ्रेट है सैटेलाइट्स को, एस्ट्रोनॉट्स को, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। अभी हम सेकंड आर्टिकल पे चलते हैं। सेकंड आर्टिकल है व्हाट साउथ एशिया वांट्स फ्रॉम COP30। देखो साउथ एशिया जो है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, जैसे कुछ कंट्रीज है। इनको COP30 से क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट दे वांट। देखो डिकेड आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट क्राइसिस हैज इंटेंसिफाइड ग्लोबली। देखो 2015 में हिस्टोरिकल पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद भी क्लाइमेट क्राइसिस ये इंटेंसिफाई हो रहे, ना केवल साउथ एशिया में लेकिन ग्लोबली। साउथ एशिया इज अमंग द मोस्ट वल्नरेबल रीजन इन द रीजन फेसिंग। देखो साउथ एशिया जो रीजन है वो मोस्ट वल्नरेबल है। इसके कुछ रीजन है, क्योंकि मानसून वेरिएबिलिटी है। साउथ एशिया मानसून के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन मानसून ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसकी भी वेरिएबिलिटी है। फ्लड है, हीट वेव है, लैंडस्लाइड है, राइजिंग सी लेवल्स है। हम ये भी देख सकते हैं कि साइक्लोन्स है। इसके अर्थक्वेक जो हिमालयन रीजन में होते हैं, नेपाल में अक्सर, ये कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके वजह से साउथ एशिया बहुत वल्नरेबल है। वीक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, देखो हमारा कोऑपरेशन बहुत वीक है। जैसे सार्क हम देखते हैं, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे टेंशन है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में भी जियोपॉलिटिकल टेंशन एक छोटे तौर पे हो ही रहा है। एंड वीकनिंग ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इंस्टीट्यूशंस हैव अंडरमाइन द ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस। अब जियोपॉलिटिकल में हम सिर्फ यहाँ पे नहीं है, लेकिन रशिया यूक्रेन भी हो गया, ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना है, ये सब कुछ ऐसे इश्यूज है जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। वीकनिंग ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन, जो ग्लोबल क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन है इसका वीकनिंग हुआ है। हैव अंडरमाइन द क्लाइमेट जस्टिस, इसकी वजह से क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वाई साउथ एशिया वॉइस मैटर। देखो साउथ एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रीजन है जो 2 बिलियन यानी 200 करोड़ लोगों का ये यहाँ पे वास्तव्य है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबल पॉपुलेशन है। क्लाइमेट वल्नरेबल पॉपुलेशन ये सबसे ज्यादा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है? ये साउथ एशिया में कॉन्सेंट्रेट है। कंट्रीज इंक्लूडिंग जो हमने अभी डिस्कस किया, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान। डिस्पाइट लो हिस्टोरिकल एमिशंस दे फेस डिस्प्रोपोर्शनेट क्लाइमेट इम्पैक्ट। ये बहुत बड़ी आयरनी है। हिस्टोरिकल अगर हम एमिशन देखेंगे तो वो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, जैसे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, इनका बहुत ज्यादा एमिशन हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है? साउथ एशियन कंट्रीज को है। साउथ एशिया डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एनर्जी एक्सेस है, डिपेंड ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट सपोर्ट। देखिए साउथ एशियन रीजन जो है वो पुअर है, अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है, जिसकी वजह से उसके जो कुछ एम्स है या इसके कुछ इनको कुछ अचीव करना है, वो पावर रिडक्शन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एनर्जी एक्सेस है, और इसके लिए डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। की क्लाइमेट कंसर्न एंड प्रायोरिटीज क्या है? देखो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, साउथ एशिया हैज एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली वार्मिंग अप टू 35 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज बाय 2100 यानी नेक्स्ट जो सेंचुरी है उसमें साउथ एशिया एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीम वार्मिंग।
सोशो इकोनॉमिक लॉसेस नॉट इंक्लूड नेपाल्स लॉसेस इंक्लूड नेपाल्स ग्लेशियर मेल्ट, मालदीव कोस्टल फ्लडिंग, श्रीलंका हेड स्ट्रेस एंड ड्राई लैंड, बांग्लादेश स्टॉर्म एंड डेल्टा इरोजन। ये कुछ सोशो इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं। गैप बिटवीन कमिटमेंट्स एंड डिलीवरी, रीजन फेसेस इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है उसमें ये रीजन पीछे है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस क्लाइमेट समिट में इसके बारे में बात हुई थी, ये अंडर फंडेड है। ओनली 40% ऑफ 2030 ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव अनाउंस सिंस 2015 आर ऑपरेशनल। जो 2030 के लिए ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव अनाउंस किए थे उसमें का 40% ही काम हो पाया है, ऑपरेशनल है सिंस 2015। डेवलप कंट्रीज आर फॉलिंग शॉर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमिटमेंट। डेवलप कंट्री के पास फाइनेंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन ये शॉर्ट है। ये इनकी जो फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, ये डेवलपिंग कंट्री या साउथ एशियन कंट्रीज के पास अभी तक जितनी चाहिए उतनी नहीं आई है। इसकी वजह से यहाँ पे और वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट का बहुत ज्यादा इशू है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इनमें कुछ इश्यूज है। सिमिलरली जो रीजन है काफी अनस्टेबल रीजन है। रीजनल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे अच्छा नहीं है। सार्क हो गया, सार्क भी इतना सक्सेसफुल यहाँ पे रीजनल ग्रुप नहीं बन पाया है। वीक क्लाइमेट डेटा सिस्टम, एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट कैपेसिटीज एंड फाइनेंशियल एक्सेस मैकेनिज्म। देखो क्लाइमेट डेटा सिस्टम यहाँ का वीक है, एडेप्टेशन कैपेसिटीज भी इनकी वीक है, और फाइनेंशियल एक्सेस भी यहाँ पे अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से भी ये कुछ चैलेंजेस है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे चैलेंजेस है। साउथ एशिया क्या डिमांड करती है COP30 से? क्रेडिबल क्लाइमेट एक्शन एंड अडेप्टेशन सपोर्ट। देखो एक क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए क्रेडिबल, और दूसरी बात है अडेप्टेशन सपोर्ट होना चाहिए। नीड फॉर म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस में। डिलीवरी टाइमलाइन फॉर एमिशन कट्स, क्लियर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे बिम्स्टेक और ब्रिक्स को ये स्ट्रेंथन करने की जरूरत है फॉर रीजनल क्लाइमेट एक्शन। रीजन स्पेसिफिक फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर यहाँ पे होना चाहिए। साउथ इस्टेब्लिश साउथ एशियन क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी टू प्रायोरिटाइज लॉस एंड डैमेज रिसोर्सेज, मोबिलाइज लोकल इन्वेस्टमेंट एंड फंड क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। ये रीजन स्पेसिफिक फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर होना चाहिए। देखिए फाइनेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्लाइमेट रिलेटेड कुछ भी जो एक्टिविटीज है उसको उसका वल्नरेबिलिटी कम करने के लिए सबसे मेन होता है फाइनेंस। तो फाइनेंस भी यहाँ पे आर्किटेक्चर इसका अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से साउथ एशिया ये जो इश्यूज चल रहे हैं उसको फेस करने के लिए सक्षम हो। क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश होना चाहिए। अब देखो भारत का जो इनिशिएटिव है जिसे कहते हैं कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारी यूपीएससी मेंस में इसको बहुत बार यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो हमारे को हमको है ना साउथ एशिया में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होने चाहिए। सागर माथा संबंध, ये नेपाल का इनिशिएटिव है फॉर माउंटेन एडेप्टेशन। जो माउंटेन पे जो एडेप्टेशन करना है उसके लिए सागर वाला संबंध है। फोकस ऑन अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेजिलेंट हाउसिंग एंड फ्लड प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन भी होना चाहिए। एक्सेस टू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI इन क्लाइमेट मॉडलिंग, इन सब चीजों का यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यहाँ पे हो तो। ब्रेक डिपेंडेंसी ऑन एक्सपेंसिव वेस्टर्न IP कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज है वो काफी एक्सपेंसिव है, वहां के डिपेंडेंसी यहाँ पे कम होने चाहिए। जस्ट ट्रांजिशन एंड सोशल इंक्लूजन, शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल मस्ट इंश्योर यूथ लेड ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट फाइनेंसिंग, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्ट लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन कोल एंड एग्रीकल्चर। देखो जस्ट ट्रांजिशन एंड सोशल इंक्लूजन इसमें अगर होना चाहिए तो हमें फॉसिल फ्यूल की जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम निर्भर है उसको शिफ्ट होना चाहिए, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट होना चाहिए, जिसमें यूथ सेट होना चाहिए। जो भी ग्रीन एम्प्लॉयमेंट होगा जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गई या अन्य कुछ ऐसे कुछ सेक्टर हो गए जहाँ पे ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है, उसको हम यूथ सेट होना चाहिए। दूसरा है जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए। जो भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगी वो जेंडर इंक्लूसिव होनी चाहिए। तीसरी बात है प्राइवेट सेक्टर्स, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स है उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे कि अभी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बहुत बड़ी बात हो रही है, उसमें बड़े बड़े कुछ इंडस्ट्री ग्रुप है वो भी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन कोल एंड एग्रीकल्चर, जिन भी लोगों का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर और कोल के ऊपर निर्भर है उनका हमने लाइवलीहुड यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो जस्टिस है वो और ट्रांजिशन है वो अच्छे से यहाँ पे हो सके।
लेकिन कुछ बैरियर्स हैं साउथ एशिया के क्लाइमेट एम्बिशन पे। बैरियर क्या है? सबसे बड़ी बात, जियो पोलिटिकल टेंशन हिंडर्स रीजनल कोऑपरेशन। दूसरी बात है फाइनेंस, लेस देन 2% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रीच टू साउथ एशिया। जितना भी क्लाइमेट फाइनेंस हो रहा है उसमें का केवल 2% ही फाइनेंस है वो साउथ एशिया तक रीच हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल गैप भी है, लिमिटेड मिटिगेशन एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज, ग्लोबल नॉर्थ नॉन कंप्लायंस। ग्लोबल नॉर्थ यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, इनका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। वीकन ट्रस्ट इन क्लाइमेट एग्रीमेंट, डेटा इनएडुकेसी, पुअर क्लाइमेट रिस्क प्लानिंग। देखो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेक्टर में। यहाँ पे भी डेटा अगर अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे अच्छा असेसमेंट नहीं हो पाएगा और यहाँ पे अच्छी मैपिंग नहीं हो पाएंगी कि जिसकी वजह से क्लाइमेट को हम कैसे असेस करेंगे, इसको रिस्क को कैसे प्लान करेंगे इसके लिए। व्हाट मस्ट COP30 डिलीवर? अभी इसमें इसने क्या डिलीवर करना चाहिए, ऑथर के क्या एक्सपेक्टेशन है इसको हम देखते हैं। क्लियर रोडमैप बियॉन्ड 2030 NDC साइकिल, ट्रांसपेरेंट रूल्स फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रांट बेस एंड कंसेशनल। तो क्लाइमेट फाइनेंस होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो कंसेशनल होना चाहिए, ग्रांट बेस होना चाहिए, ना कि लोन बेस होना चाहिए। डेडिकेटेड एलोकेशन फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फंड एंड लॉस एंड डैमेज फंड। इसका डेडिकेटेड फंडिंग होनी चाहिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए, अडेप्टेशन फंड के लिए एंड लॉस एंड डैमेज फंड के लिए। ट्रांजिशन पाथवे फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनको उनको पाथवे होना चाहिए ट्रांजिशन करने के लिए फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन ग्रीन एनर्जी हो गई या क्लाइमेट फ्रेंडली सेक्टर है उसमें। मैकेनिज्म टू अनलॉक टेक्नोलॉजी फ्लोज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयरिंग, कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी फ्लो अच्छे से हो सके और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयरिंग भी हो सके। वाई अर्जेंसी साउथ एशिया क्लाइमेट क्राइसिस रिस्क। साउथ एशिया जो है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही है। देखो 2 बिलियन लोग रहते हैं लेकिन अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगी तो भूखमरी जैसे इशू यहाँ पे हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो सकती है या एग्रीकल्चर का यानी फार्मर का इनकम भी यहाँ पे कम हो सकता है। वाटर स्कैरसिटी, हम देख ही रहे हैं कि वाटर स्कैरसिटी कितनी ज्यादा हो रही है जहां जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, जैसे राइस इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है जैसे पंजाब में वगैरह, वहां पे वाटर स्कैरसिटी होना शुरू हो गई है। इंस्टेबिलिटी एंड माइग्रेशन हो रहा है इसकी वजह से। फेलियर टू एक्ट कुड लीड टू इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट, अगर इसको अभी भी हमने एक्ट नहीं किया तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो इरिवर्सिबल रहेंगे। कंक्लूजन में क्या है? साउथ एशिया डज नॉट सीक चैरिटी, इट सीक्स क्लाइमेट जस्टिस, टेक्नोलॉजी पैरिटी एंड क्रेडिबल कमिटमेंट। देखो किसी भी रीजन को चैरिटी नहीं चाहिए, उनको क्लाइमेट जस्टिस मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल पैरिटी होनी चाहिए यानी इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई, इसका एक्सेस होना चाहिए, क्रेडिबल कमिटमेंट होना चाहिए बाकी रीजन से भी जो साउथ एशिया के लिए कर सकते हैं और साउथ एशियन कंट्रीज के भी। COP30 मस्ट रिस्टोर ट्रस्ट इन मल्टीलैटरल क्लाइमेट सिस्टम, deliver practical action and not lofty promises and empower the region to move from vulnerability to resilience। देखो COP30 ने भी एम्पावर करना चाहिए रीजन को। दूसरी बात है कि सिर्फ उन्होंने स्लोगन नहीं देने चाहिए लेकिन वो ग्राउंड पे कैसा इम्प्लीमेंट हो उसके बारे में सोचना चाहिए, और जो मल्टीलैटरल क्लाइमेट सिस्टम है जो फंडिंग करती है या जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस करती है इसका भी ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। विदाउट मीनिंगफुल सपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स आर अनसस्टेनेबल बिकॉज क्लाइमेट जस्टिस फॉर साउथ एशिया इज पाइवोटल टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखो केवल सपोर्ट से ही नहीं होगा, मीनिंगफुल सपोर्ट भी होना चाहिए, फाइनेंस भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी होना चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट गोल है वो अचीव हो सके, क्योंकि साउथ एशिया अगर वल्नरेबल रहा तो इसका असर बाकी रीजन पे भी हो सकता है ग्लोबली। तो ये दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जो साउथ एशियन रीजन कितना वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से उसके ऊपर था। अभी तीसरा और फाइनल आर्टिकल है आज का, ये है पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया था और ये इंडिया एंड भूटान रिलेशनशिप के बारे में आर्टिकल है जो GS2 और GS3 में हमें यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। देखो पुनात सांगचू 2 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो इंडिया के हेल्प से भूटान में यहाँ पे डेवलप हुआ है। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भूटान के स्टेट विजिट पे थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड भूटान किंग्स, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया 1020 मेगावाट का पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट।
अभी इसकी खासियत क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया और भूटान दोनों ने जॉइंटली यहाँ पे डेवलप किया है। मार्क सिग्निफिकेंट बूस्ट टू भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। देखो भूटान की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसके ऊपर निर्भर है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये भूटान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसके वजह से क्या होगा, जो इंडिया और भूटान के एनर्जी कोऑपरेशन है, रिलेशन है, वो स्ट्रेंथन होंगे, अच्छे होंगे। अभी हम देखेंगे कि पूना सांगचू रिवर है ये भूटान में एक वांगडू फोड्रांग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये लोकेटेड है। ये डिजाइंड एज रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, यूज नेचुरल रिवर फ्लो। इसके लिए कुछ रिजर्वायर बनाने की जरूरत नहीं होती है जो नॉर्मल डैम में रहता है, बस ये रन ऑफ रिवर से ही ये इसका यूज करके यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये एक क्लाइमेट फ्रेंडली भी हम इसे बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है फॉर भूटान, देखो भूटान के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भूटान की इकोनॉमी में। दूसरी बात यह है कि इंस्टॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी इंक्रीज बाय 40% विद फुनात सांगचू 2। जैसे फुनात सांगचू 2 का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ तो उसकी कैपेसिटी 40% से बढ़ गई है। इसकी वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक पावर डिमांड को भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। दूसरा है इनेबल कर सकेंगे सरप्लस पावर इंडिया को, जिसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट भी होगा और उनका फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें भूटान के लिए इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है इनहांस भूटान क्लीन एनर्जी प्रोफाइल एंड रेवेन्यू जनरेशन। ऑब्वियस बात है, अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो भारत का जो रिन्यूएबल स्ट्रेंथन रिन्यूएबल एंड लो कार्बन एनर्जी सप्लाई, जो हमारा एनर्जी सप्लाई है वो रिन्यूएबल रहेगा और लो कार्बन रहेगा। reinforce India's role as a strategic partner in the Himalayan region। एक reinforcement हो जाएगा, और एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा कि अगर इंडिया का हिमालयन रीजन में कोऑपरेशन जो है वो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ हमें दिखता है, जिसकी वजह से बायलैटरल रिलेशन काफी अच्छे हो सकते हैं। सपोर्ट इंडियाज एम ऑफ रीजनल एनर्जी इंटीग्रेशन, जो इंडिया का एम है रीजनल एनर्जी इंटीग्रेशन को, इसको भी सपोर्ट मिलता है। और इंडिया ऑलरेडी इंपोर्ट्स 1500 plus megawatt plus power from Bhutan। This project will increase that share। ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका शेयर भी अभी इंक्रीज होगा। इंडिया एंड भूटान हाइड्रो पावर पार्टनरशिप, पुनात सांगचू 2 इज अ फोर्थ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप विद इंडियन असिस्टेंस। देखो चौथा प्रोजेक्ट है पुनात सांगचू 2। इसके पहले 3 प्रोजेक्ट हमने इंडिया के असिस्टेंस से भूटान में डेवलप हुए हैं। फर्स्ट है चुखा, दूसरा है कुरीचू और थर्ड है मांगडेचू। ये 3 प्रोजेक्ट है। अगर यूपीएससी प्रीलिम में अगर पूछा जाए चुखा, कुरीचू, मांगडेचू या पुना सांगचू 2 ये किस पर्पस के लिए इसका यूज होता है, किस पर्पस के लिए सिग्निफिकेंट है, तो पता होना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इंडिया के असिस्टेंस से भूटान में डेवलप हुए हैं। बेस्ड ऑन इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन मॉडल इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। देखो इंटर गवर्नमेंटल जो कोऑपरेशन मॉडल है इसमें इंडिया ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, दूसरी टेक्निकल सपोर्ट भी किया है। लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट इंश्योर्स रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेड। देखो लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट है, इसकी वजह से 2 चीजें होंगी, एक तो भूटान को फिक्स रेवेन्यू जनरेशन होगा, दूसरी बात है इंडिया को एक परमानेंट एक एनर्जी सोर्स यहाँ पे और रिलायबल एनर्जी सोर्स यहाँ पे मिलेगा। इंडिया अनाउंस एडिशनल $450 मिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट फंडिंग इंटेंडेड फॉर फ्यूचर हाइड्रो पावर। देखो भारत ने $450 मिलियन का जो यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट या जो क्रेडिट दिया है या जो असिस्टेंस किया है भूटान को, इसकी वजह से इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये फ्यूचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट द पुना सांगचू 1 and currently under progress। strategic importance, enhance bilateral trust and strategic partnership, contribute to clean energy transition in South Asia, strengthening India's regional presence against competing influence। देखो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, अगर हम ऐसे ही पुना सांगचू 2 जैसे प्रोजेक्ट और बाकी भी कुछ असिस्टेंस करेंगे तो चाइना का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे वो कम हो सकता है और इंडिया का यहाँ पे रीजनल प्रेजेंस बढ़ सकता है। प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू भूटान थ्रू पावर एक्सपोर्ट। देखो पावर एक्सपोर्ट करेंगे तो भूटान के पास फॉरेक्स बढ़ेगा, उनका फिक्स रेवेन्यू जनरेशन सोर्स भी यहाँ पे हो जाएगा। इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, रन ऑफ रिवर मॉडल। ये जो रन ऑफ रिवर मॉडल है ये अवॉइड लार्ज रिजर्वायर, क्योंकि रन ऑफ रिवर और रन ऑफ वाटर से ही यहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेट होता है। रिड्यूस लैंड सबमर्जेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लैंड सबमर्जेंस नहीं होगा। मिनिमाइज इकोलॉजिकल डिसरप्शन अलाइंग भूटान सस्टेनेबिलिटी फिलोसफी, इसकी वजह से इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में नहीं होगा। फ्यूचर आउटलुक क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूड कोलैबोरेशन ऑन हाइड्रो पावर एक्सपेक्टेड, कंप्लीशन ऑफ पुना सांगचू प्रोजेक्ट
other planned renewable project will deepen energy interdependence and support carbon neutrality commitment for both nation. अभी जो कंक्लूजन इसमें हम कह सकते हैं कि द इनॉग्रेशन ऑफ द पुना सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मार्क्स अ माइलस्टोन इन इंडिया भूटान क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन। ये हमारा क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन जो है इन दो देशों के बीच में ये बहुत सिग्निफिकेंट है ये प्रोजेक्ट, और ये एक माइलस्टोन की तरह काम करता है। एक्सपांडिंग भूटान हाइड्रो पावर कैपेसिटी, इसकी वजह से भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी बढ़ेंगी, बूस्टिंग इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंपोर्ट एंड रीइंफोर्सिंग म्यूचुअल ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक टाइज इन हिमालय रीजन। तो एक प्रोजेक्ट है जिसके वजह से दो देशों के बायलैटरल रिलेशन अच्छे होंगे। भूटान के लिए इकोनॉमिकली भी ये इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए भी ये प्रोजेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट, ग्रोथ और चाइना जैसे कंट्री को काउंटर करने के लिए इन रीजन में ये ऐसे प्रोजेक्ट का असिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन इससे हुआ होगा और आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए ये यूजफुल होंगे। थैंक यू गाइज, जय हिंद।